नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश की शुरुआत करते हैं और चिंता यह है कि पड़ोसियों को आखिर कैसे संभाला जाए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, ऐसे में उससे सामंजस्य बनाए रखने में ही समझदारी और शांति है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पड़ोसी शांति से रहना ही न चाहे तो आखिर क्या किया जाए। भारत के सामने चुनौती दोहरी है। पाकिस्तान आतंक का दूसरा नाम पहले से है। चीन भी वक्त दर वक्त सीमा पर अपनी विस्तारवादी हरकत करता रहता है। ऐसे में उत्तर माघे प्रदेश की चीन से आखिर कैसे निपटा जाए, और यह सवाल इसलिए क्योंकि लद्दाख में जो तनाव 5 मई से चल रहा था वो देर रात चरम पर पहुंच गया, खूनी संघर्ष हो गया। शांति की बातचीत के बीच चीन का धोखा। चीन ने किया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। दुनिया को दिखाने के लिए बात गलवान घाटी में चीन का घात। भारत के 3 जवान सहित चीनी सैनिक भी मारे गए। चीन की हरकत पर हाई लेवल मीटिंग। चीन की चालाकियों पर अब होगा सीधा वार। लद्दाख पर है चीन के विस्तारवाद की नजर। क्या अब होगा आर पार, कुंद होगी चीनी साजिश की धार। पीएलए के प्लान से कैसे सुरक्षित होगा देश, उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। और सीधे मेहमानों का हम रुख करते हैं। रिटायर्ड कर्नल तेजिंदर पाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। रिटायर्ड ब्रिगेडियर केजी बहल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी नेता सपा, डॉक्टर चंद्रमोहन प्रवक्ता भाजपा, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जो पूरी तस्वीर सामने आई उन सब के बीच अपडेट लगातार आ रहे हैं, और एक बड़ी खबर ये है कि एलएसी पर चीन के साथ जो भारत की झड़प हुई, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में 3 जवान हमारे शहीद हुए। चीनी सैनिक भी इस झड़प में मारे गए हैं, ये भी खबर मिल रही है। चीन मामले पर रक्षा मंत्री की सीडीएस से बातचीत हुई है और राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत से बातचीत की। बैठक में विदेश मंत्री भी मौजूद थे, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष भी मौजूद थे। और जानकारी ये भी है कि रक्षा मंत्री इस पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो गलवान घाटी में जिस तरीके से 5 मई से विवाद और तनाव की स्थिति थी, यहां पर बैठकें भी हुई, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश भी हुई। ये कहा भी गया कि स्थितियां बनाई जाएंगी अपनी अपनी पहले की तरह। लेकिन इन सब के बीच चीन ने अपनी आदत के मुताबिक एक बार फिर से धोखेबाजी वाली हरकत की और खूनी संघर्ष हो गया। लेकिन इन सब के बाद हाई लेवल मीटिंग रक्षा मंत्री ने ली, सीडीएस से उन्होंने बात की। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्री भी बातचीत में थे। 1 घंटे की बैठक में चीन के मसले पर यह पूरी बातचीत हुई, और ये जो पूरी बातचीत हुई है इन सब के बीच जानकारी ये भी है कि रक्षा मंत्री पूरे हालात से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत से बातचीत की है। तो देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गलवान घाटी में जिस तरीके से चीनी तंबू लगे, उसके बाद विवाद के हालात बने। हालांकि जैसे ही चीन की हरकत का पता भारत को चला, भारत की तरफ से भी वहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों को डिप्लॉय किया गया। हालांकि चीन को वो चीज़ें बुरी लगने लगी। चीन का कहना था कि भारत सीमा पर सैनिकों को बढ़ा रहा है। अब जब ये पूरी तस्वीर सामने आई है, जो झड़प हुई है, इसके बाद भी चीन सीना जोरी से बाज नहीं आ रहा है। चीन कह रहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, लेकिन जो चीन की चाल है गलवान घाटी में बातचीत के दावों के बीच, बातचीत के जरिए शांति का रास्ता निकालने के बीच, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन किया और बातचीत के जरिए जो हल करने की कोशिश की जा रही थी, समाधान निकालने की कोशिश की जा रही थी, उसको उसने खूनी संघर्ष में तब्दील किया। और सीधे अब मेहमानों को रुख करते हैं और सबसे पहले कर्नल तेजिंदर पाल जी आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो कुछ भी गलवान घाटी में हुआ, हालांकि चीन की आदत है 6 से 7 बार वो हमारी सीमा में आकर कहीं न कहीं अपने तंबू गाड़ लेता है, लेकिन इस बार जो हुआ है बीते कई दशकों में नहीं हुआ था। खूनी संघर्ष जो हुआ, शहादत हुई जवानों की, ये कितनी गंभीर परिस्थिति है। देखिए, मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। मैंने युद्ध लड़ा है और मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है
कि युद्ध में या आमना सामना में सिपाहियों की संख्या या तुम्हारे पास कितने तरह के हथियार हैं, ये इतना मैटर नहीं करता। महत्वपूर्ण है आप में जोखिम उठाने का कितना साहस है, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता। अब आप समझिए कि लद्दाख के अंदर करीब 13 डिस्प्यूटेड स्पॉट थे, उसमें गलवान था ही नहीं। गलवान डिस्प्यूटेड स्पॉट नहीं था। गलवान में उनके लोग आए चाइना के, और आने के बाद जब हमने रेजिस्टेंस किया तो वो वापस भी चले गए, 2.5 किलोमीटर वापस चले गए। उनका केवल एम ये है कि जो 255 किलोमीटर लंबी सड़क हमने दौलत बेग ओल्डी तक बनाई है, वो उसका हमें इस्तेमाल ना करने दें, और वो और पाकिस्तान मिलकर इस गलवान के थ्रू सियाचिन पर कब्जा करें। लेकिन इसके लिए चीन मनोवैज्ञानिक दबाव से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अब जो वहाँ पे झड़प हुई, और उस झड़प में पंजाब रेजिमेंट का एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सिपाही शहीद हुए, और जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स है उसने खबर दी कि 5 चीनी सैनिक मारे गए और 11 घायल हुए। वो 11 घायलों में भी मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। लेकिन अब हमें एग्रेसिव पोस्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो टैक्टिकल कमांडर है, अब आवश्यकता नहीं है कि वो इंतजार करे कि दिल्ली से हुक्म आएगा तो गोली चलाएंगे। नहीं, अब हमको, अगर हमने ये एग्रेसिव पोस्चर पहले से दिखाया होता, देखिए इतिहास झूठ नहीं बोलता, 2013 तक हर बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन हिंदुस्तान में आया, और 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसने अपने कब्जे में ले लिया, और हम चुपचाप कहते रहे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का परसेप्शन है। अब ये परसेप्शन बदल चुका है, अब स्थिति बदल चुकी है। अब 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। ब्रिगेडियर केजी बहल सर, हमें एग्रेसिव पोस्चर की जो बात तेजिंदर सर कह रहे हैं, वो क्या एग्रेसिव पोस्चर हो, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कि देखिए, ये जो घटना हुई है, हम देख रहे हैं पिछली कई बारों से धक्का मुक्की होती है। ये धक्का मुक्की के बाद में ये कोई किसी ने कुछ कहा हुआ है, मुझे लगता है ये किसी की शरारत हुई है, जिसमें पहले घटना को में वो हार गया, पीछे हट गया, लेकिन अभी उसने कोई शरारत की है। इसमें कोई गोली चली नहीं पहले। इसमें क्या हुआ, इसमें कि उन्होंने कोई इस तरह को और औजार लिया है जिससे कि उन्होंने मारा। तो ये चीज़ें हैं, ये इस लेवल पे हमें चेक करना पड़ेगा ये शरारत कौन कर रहा है। मुझे लगता है ये ज़रूर शरारत है। जब एक बार हमारे कमांडर्स ने मान लिया गया आपस में कि हम इसको पीछे हटेंगे, और पीछे हट रहे थे, तो पीछे हटते हटते ये किसी की शरारत है। तो ज़रूर शरारत में, मैं ये नहीं कहता, हमारे देखिए ना, ये जो लोग मारे जाते हैं बड़ा दुख होता है, तो ये नहीं मैं कह रहा कि वो, लेकिन ये है कि हमें ऐसा रुख लाना पड़ेगा, हमें ऐसा रुख रखना पड़ेगा कि हम उनको बिल्कुल रखें कि हम अगर वो करेंगे तो हम इससे भी बढ़ के कर सकते हैं। हमेशा हमारा ये रिकॉर्ड रहा है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हर जगह देते आए हैं और यहाँ भी देंगे। तो इसलिए अभी कम से कम इसको रोकने के लिए यही होगा कि चाइना आगे आए, रोके उनको, और अगर नहीं रोकता तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा सख्त लेना पड़ेगा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे ही देंगे, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। डॉक्टर, आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, आप एक सीनियर ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि कौन सा रुख अख्तियार करना पड़ेगा, कौन सा रुख, संयम का रुख या हमारी तरफ से इंट्रूशन का रुख? नहीं देखिए अभी जो ये लग रहा है किसी की शरारत है, कोई ये वो किसी की तरफ से नहीं हुआ है। जब शरारत कोई करता है तो हमारी तरफ से हुआ, हमने भी मारे हैं उनके, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों शरारत हुई है। बिल्कुल, सवाल यही है कि शरारत क्यों हुई और कब तक होती रहेगी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सवाल यही है कि ये जो शरारतें हो रही हैं, अब किस तरीके से जवाब दिया जाए, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ बने हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट करके सवाल पूछा है कि पहले तो शहादत जो हुई है उनको श्रद्धांजलि, और वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट हो जाए कि सीमा पर क्या है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अवधेश जी, देखिए, अभी माननीय देश के रक्षा मंत्री जी ने देश के विदेश मंत्री जी के साथ और CDS के साथ और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करके एक बात स्पष्ट है भारत की ओर से कि हम अपने सम्मान और स्वाभिमान और संप्रभुता
इसके साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। और इसके लिए हमको अगर किसी भी सीमा तक जाना है तो भारत की सेना पूरी तरीके से स्वतंत्र है और सक्षम है, वो उस पर कोई भी निर्णय लेगी। अभी हमारे वक्ताओं ने भी बताया कि अब कोई आदेश लेने की प्रतीक्षा किसी को नहीं करना है। आज अपनी संपन्नता, अपनी सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता, ये हमारी गाइडलाइन है और इस पर लगातार नजर रखी जा रही है और इस पर जो आवश्यक होगा वो निर्णय शीघ्रतापूर्वक लिया जाए। ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, खासतौर से 5 मई से जो चीन रुख अपना रहा है कि वो एक बार कहता है कि हम बात करेंगे, दूसरी बार वो हमला कर देता है, हमले के बाद जब भारत जवाब देते तो फिर कहता है कि एक तरफा कार्रवाई मत करिए, हम बात करेंगे। इस हालात से कैसे निपटा जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो 3 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूँ कि आप कम से कम, आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जो विपक्ष जब आपको सजेशन देता है पार्लियामेंट के अंदर में, आदरणीय नेताजी ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, आप चाइना से ज़्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, जैसे आप दोस्ती करोगे पीछे से वार करेगा। क्योंकि मैं रक्षा मंत्री रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है और वीडियो मैंने अभी भी अपलोड भी किया है, आप भी सुन सकते हैं। और बार बार कह रहे हैं, उन्होंने 5 मिनट तक यही बोलते रहे कि भाई ये चाइना बहुत खतरनाक है और ये हमें धोखा देगा। 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी पहले ही कब्जा करके बैठा हुआ है और पार्लियामेंट में बिल पार्लियामेंट में पास है कि भाई जब तक ये हमारा जमीन नहीं लौटाएगा तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ पे झूला झूला गया, उनके साथ बैठ के यहाँ झूला झूला गया। क्यों भाई झूला झूलेंगे आप दुश्मन के साथ जो मेरी जमीन कब्जा करके बैठा है? और लास्ट 15 दिनों से हम हल्ला मचा रहे हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, देश को अवगत कराइए। तो इन्होंने बोला चाइना की फौज आई नहीं है हमारे यहाँ। फिर एक दिन बोलती है सरकार नहीं तो वापस चली गई। आज उन्होंने हमारे जवानों को मार दिया। भाई क्या मतलब, आप स्थिति तो बताइए, आखिर बॉर्डर पे हो क्या रहा है? आप हमेशा जाति धर्म की राजनीति के चक्कर में देश को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? छोड़िए जाति धर्म की बात, देश सबसे पहले हो है, चाहे चाइना हो चाहे नेपाल हो। नेपाल ने हमारे लोगों को मार दिया। बताइए नेपाल की इतनी हिम्मत है कि बॉर्डर पे हमारे आदमी को मार दिया उसने। 2 दिन पहले गोली मार दी और एक आदमी को पकड़ के ले गया तो बाद में छोड़ा। कमाल है, नेपाल की इतनी हिम्मत हो रही है, चाइना मार दे रहा है, नेपाल जैसे लोग मार दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। बताओ, सीने पे गोली मार दी। बताओ, नेपाल ने सीने पे गोली मार दी, आज चाइना मार रहा है। मतलब आपकी विदेश नीति फैल हो चुकी है, विदेश नीति आपकी कुछ है ही नहीं। इसके मतलब आप घर के अंदर भी राजनीति करते हैं, घर के अंदर राजनीति कर रहे हैं आप बाहर कीजिए ना। आप अपना शौर्य जो है, आपकी जो पॉलिटिकल क्षमता है विदेश नीति में दिखाइए, जिससे हमारे जवान ना मरे। ऐसे दिखाइए ना, तब अच्छा लगेगा। देखिए अवधेश जी, भारत की सेना पर और भारत के नेतृत्व पर जो संदेह करे उसको भारत में तो कम से कम अच्छा नहीं माना जाता है। भारत की समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, मत बोलिए, भारत की सेना पे कोई संदेह नहीं है। सुन लीजिए कि आपकी विदेश नीति पे संदेह है। आपकी विदेश नीति क्या है? जिनके साथ दोस्ती करते हो आपको गोली मारेगा कि आप उसके साथ या चाइना के साथ, चाइना प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आप जाके वहां पे खीर और बड़ी खबर हमला कर देगा। आप जाके वहां, बड़ी खबर यह है कि गलवान घाटी पर बैठक चल रही है। मेजर जनरल रैंक स्तर के अधिकारियों की बैठक अभी भी चल रही है और इस बैठक को करीब 6 घंटे हो चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और एक नया अपडेट ये आया है कि गलवान घाटी पर बैठक चल रही है। मेजर जनरल रैंक स्तर की ये बैठक है। मेजर जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी बैठक हो रही है और बीते 6 घंटे से ये अधिकारियों की बैठक चल रही है। और एक और अपडेट यह है कि सीएम बैठक से पहले पीएम को जानकारी दी राजनाथ सिंह ने। पीएम की कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक होने वाली है उसके पहले राजनाथ सिंह ने भी पीएम को ब्रीफ किया है। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को घटना की जानकारी दी है। इससे पहले उन्होंने सीडीएस के साथ बैठक की थी, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, विदेश मंत्री बैठक में थे। और यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना पर जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले थे उससे पहले राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया है कि क्या कुछ वहां पर हालात बने थे और क्या हुआ है। एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख करते हैं और हमारे साथ
रिटायर्ड कर्नल केपी साहब भी आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, मेजर जनरल रैंक की जो बैठक हो रही है वो 6 घंटे से चल रही है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट किया है कि क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। ये जो नया तनाव आया है, किस तरीके से हिंदुस्तान टैकल करे, कैसे निपटे, ये एक अहम सवाल हो गया है। ये कोई नया तनाव नहीं है, पहले भी तनाव और होता था। और ये आज से नहीं बल्कि पिछले वॉर के बाद हुआ है। और 67 में जब चाइना ने ऐसा अटेम्प्ट किया था तो इनके काफी मुंह मात खानी पड़ी थी और ये पीछे हट गए थे। ये कार्रवाई जो है चाइना की क्यों हो रही है, इसका मेन मुद्दा यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिकल जो सड़क बनी है और जो दौलत देख सकती है कि जो हमारी एयरपोर्ट है वो भी कार्यान्वित हो गई है। और जो नेपाल के अंदर जो हम लोगों ने अपना जो पास, बिल्कुल सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, हम फिर से आपका रुख करेंगे। कर्नल तजिंदर पाल सिंह जी, सवाल यही है कि क्या वजह दौलत बेग उल्टी है, क्या सीमा पर हिंदुस्तान की मजबूत होती तमाम चीजें हैं, या फिर वजह कोई और भी है? क्योंकि यही कि बार बार चाइना की आदत है, वो चाहे साउथ चाइना से की आप बात कर लीजिए वो भी उसका है, तिब्बत सी भी उसका है, लद्दाख की माने तो वो भी उसका है, अरुणाचल भी उसका तो सब है, वो तो पूरी दुनिया को अपना कह दे। लेकिन सवाल ये है कि जो इस बार खूनी झड़प की नौबत आई, क्या इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है? आगे उसका मंसूबा कुछ और बड़ा करने का हो सकता है? तजिंदर जी, इसको पूरी तरह से गंभीर जी हाँ, मैं कह रहा हूँ इसको पूरी तरह से गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि गलवान वैली से ही रास्ता निकलता है सियाचिन को कब्जाने का। और ये पुरानी प्लान है जो सबके सामने आ चुकी है कि चाइना और पाकिस्तान, चाइना वेस्ट से और पाकिस्तान ईस्ट से एक मिंसर मूवमेंट करेंगे और सियाचिन को कब्जे में लेंगे। हालांकि हम उसे सफल नहीं होने देंगे। मेरा कहना यह है कि हम चाइना से और पाकिस्तान से दोनों से निपटने में सक्षम हैं। हमें अगर तकलीफ है तो अभी जो एक कोई शायद अनुराग जी या भदौरिया जी बोल रहे थे और जो कमियां निकाल रहे थे, सर मैं आपको बताना चाहता हूं, मत भूलिए जो आज सरहद के ऊपर सिपाही है उसके पास एक मोबाइल है और वो भी स्मार्ट है, और उस मोबाइल से उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। अगर ऐसी परिस्थिति में भी जब हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सिपाही शहीद हो जाएं, ऐसे में भी आप कमियां निकालने लगे कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तुम्हारी पॉलिसी ये थी, उसकी वो थी। यही है राड़ की जड़, यही है। अगर पूरा हिंदुस्तान एक दफा पूरी सेना के ऊपर विश्वास है तो कहिए आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और मैं बता चुका हूं आपको, रास्ता और कोई दूसरा नहीं है। रास्ता है रिस्क लेने का, रास्ता है एग्रेसिव पोस्चर का, रास्ता है इस चीज का इंतजार ना करें कि दिल्ली से हुक्म आएगा तो गोली चलाएंगे। जो टैक्टिकल कमांडर है अगर वो समझता है कि आवश्यकता है तो गोली चलाई जाए। चीन हमारे सामने इस वक्त कमजोर है। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं जी, रिएक्शन ले लेता हूं मैं अनुराग भदौरिया जी का। कमजोर है कर्नल साहब, रिएक्शन ले लेता हूं। देखिए, फौज पे पूरे देश को विश्वास है और नाज है। क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूं तो मुझे तो कोई ना बताए, और फौज पे पूरे देश को नाज है। लेकिन देश की जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारी विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए। विदेश नीति की भी तो कोई बात होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज हम उस सिचुएशन पे छोड़ दें। ऐसा भी नहीं हो सकता कि फौज की जिम्मेदारी खूबी से निभा रही है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी क्या निभा रहे हैं? नहीं, एज ए नेता हमारी जिम्मेदारी क्या है? एज ए नेता हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें अपनी प्लानिंग बना के रखनी चाहिए। हमें पहचान लेना चाहिए कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है। जो मेरा दुश्मन है उससे हमें खबरदार रहना चाहिए और उससे हमें टोकना चाहिए। मेरा दुश्मन है उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहिए। चाइना मेरा दुश्मन है तो दुश्मन है,
हमारे अगर फौजी को मारेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उससे कोई दोस्ती नहीं करेंगे, उससे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर नेपाल हमारे आदमी को मारेगा बॉर्डर पे तो नेपाल से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान हमारे लोगों को मारेगा तो पाकिस्तान से भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जो व्यक्ति हमारे फौजी पे हमारे देश की तरफ हम एक-एक करके बताने को तैयार हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम रिश्ता भी रखेंगे और हमारे लोगों को मारना भी रहेगा? ये नहीं हो सकता, दोहरी नीति नहीं हो सकती। फौज तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम एज ए लीडर क्या काम कर रहे हैं, एज ए हमारी विदेश नीति के हिसाब से हम क्या काम कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस सवाल का भी जवाब लेंगे। चंद्रमोहन जी आपके पास आएंगे, जवाब तैयार रखिएगा। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।